फाइनली यहाँ पे आप सभी के लिए मैं तीनों शिफ्ट यानी टोटल शिफ्ट का मैं सीएचओ का क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। कुल 60 क्वेश्चन आप लोग को मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा और इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं एक साथ तो यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा नरसिंहज्ञान.com पर। ठीक है, नरसिंहज्ञान.com पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है यह पीडीएफ लेटेस्ट अपडेट में मिल जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, क्वेश्चन था कि व्हाट इज टेकीपेनिया। अब बताइए, मैं पेनिया से रिलेटेड हर एक चीज़ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अर्थोपेनिया हो या फिर एपनिया हो, कोई भी हो, टेकीपेनिया से रिलेटेड हमने सब कुछ करा दिया है। ब्रेडीपेनिया हो, समझ गए। अब यहाँ पे टेकीपेनिया पूछ लिया तो सब लोग जानते हैं टेकीपेनिया जो है नॉर्मल से हायर होता है। नॉर्मल जो श्वसन होता है उससे हायर होता है। तो ये है। आगे है, मैंने आपको अपगार स्कोर, ग्लासको कॉमा स्कोर, सभी चीज़ के मैंने बारे में आपको पढ़ा दिया है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्कोर अपगार। अपगार में मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 10 होता है। अगर हमसे लोअर पूछा जाता तो 0 होता है। ठीक है, ग्लासको कॉमा में अपर जो होता है मैक्सिमम 15 होता है। बात समझ रहे हैं? और लोअर कितना होता है? तो 3 होता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ता है। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कॉम्बिनेशन ऑफ एमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीज। कहता है वह कौन सा एंजाइम है जो कॉम्बिनेशन है एमाइलेज का, लाइपेज का एंड प्रोटीज का, जो कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है पैंक्रिएटिक इंसुफिशियंस में। यानी जो पैंक्रिएटिक जूस अगर सीक्रेट होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इन तीनों के कॉम्बिनेशन वाला यूज करते हैं, उसको पैंक्रिएटिन बोलते हैं। पैंक्रिएटिन याद रख लीजिए कि एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीज तीनों का जो है मिश्रण है। समझ गए? कौन? पैंक्रिएटिन। अब आप लोग कहेंगे कि पैंक्रिएटिन मैंने नहीं पढ़ाया, जाके देखिए एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन सबके बारे में मैं पढ़ाया हूँ, सबके बारे में। अब वीडियो नहीं देखे हैं वो कहेंगे कि भाई नहीं पढ़ाए हो, उसके लिए तो कंप्लीट देखना पड़ेगा। पिछले 2-3 महीना से मैं वीडियो इसीलिए करा रहा हूँ। समझ रहे हैं? चलिए आगे क्वेश्चन है, कहता है व्हाट विच क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। यानी वह कौन सा मतलब वर्गीकरण है जिसके द्वारा हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के वर्गीकृत करते हैं। समझ गए? जहाँ पे हम पता करते हैं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन किसी बच्चा में है, हम किस क्लासिफिकेशन के जरिए। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने नहीं पढ़ाया है, आप जाके किसी वीडियो में देखिएगा, पता चल जाएगा मैं गोमेज क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा रखा हूँ कि नहीं। गोमेज क्वालिफिकेशन जो है बताता है, वर्गीकृत करता है कि किसमें कितना प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन किस बच्चे में है। समझ रहे हैं? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग नर्स थ्योरिस्ट फोकस्ड ऑन फैक्टर लाइफ, वेंटिलेशन, लाइट, क्लीनेस एंड नॉइज, बिलिंग दिज कुड प्रिवेंट इलनेस एंड सपोर्ट जो है आपके हीलिंग। कहता है यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वेंटिलेशन यानी एक अच्छे वातावरण हो, अच्छे प्रकाश युक्त हो, अच्छे साफ़ सुथरा हो, शोरगुल से दूर हो, यह किसने जो है फोकस किया। तो सब लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ा, यहाँ तक कि मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में डिटेल से चर्चा भी किया है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो जीवनी जानते हैं कि वो किस चीज़ पर फोकस की थी, तो आराम से आंसर उसका दे सकते थे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका होगा। समझ गए? आगे है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा है लेकिन इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। लिखा हुआ इतना बड़ा है लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कहता है वह कौन सा लेवल है हेल्थ का कौन सा सेवा का स्तर है जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कंटेक्ट फॉर इंडिविजुअल सीकिंग हेल्थ केयर। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए प्रैक्टिशनर एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। तो हम लोग जानते हैं कि हेल्थ केयर में जो लेवल है उसमें जो अपना हेल्थ वर्कर होता है, जो प्रैक्टिशनर होता है, वह सबसे प्रथम जो लेयर होता है वहीं पर जो है आपको इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट। तो प्रथम जो कांटेक्ट पॉइंट होता है किसी भी हेल्थ वर्कर से या प्रैक्टिशनर से, वो तो प्राइमरी लेवल ही होता है। प्राइमरी से ऊपर सेकेंडरी में जाते हैं तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट सर्जन मिलता है, पीडियाट्रिशियन मिलता है, ठीक है ना, तो उस गाइनकोलॉजिस्ट मिलता है, तो वहाँ पे स्पेशल मिलता है। लेकिन फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट जो होता है वो प्राइमरी लेवल ही होता है। सबको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है और मैं प्रॉपर लेवल के बारे में पढ़ाया भी हूँ, जाकर देख सकते हैं। समझ गए?
आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फोकस ऑन फेयर कंपेंसेशन टू द एम्प्लॉयज फॉर देयर वर्क। कहता है कि वह कौन सा सिद्धांत है जहाँ पे किसी एम्प्लॉय के उनके काम पर जो है फोकस करने के लिए उनको जो है प्रोत्साहित किया जाता है। तो उसके लिए होता है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन में होता यह है कि एम्प्लॉय को प्रोत्साहन मिलता है उनके कामों के लिए, समझ गए ना, यानी पुरस्कृत करना। हर एक अस्पताल में, हर एक संस्थान में कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनको काम के लिए उनको कुछ पैसे, कुछ प्रशस्ति पत्र जो है उनको दिए जाते हैं उनके काम के लिए, उनके कंपेंसेशन के रूप में। बात समझ गए? तो ऑप्शन नंबर 1 ए मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से क्वेश्चन था, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 केजी वजन और 180 सेंटीमीटर वाले व्यक्ति का बीएमआई कितना होगा? ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स मैंने कितना बार बता चुका हूँ, देखिए मैंने कई बार बता दिया है। बीएमआई निकालने का सूत्र मैंने कई बार बता दिया है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में निकालने का सूत्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आसान था, हम सीधा जानते हैं। ऊपर में वजन और नीचे में जो है आपको मीटर स्क्वायर, नीचे में जो आपका ये दिया है लंबाई, यह मीटर स्क्वायर होता है। तो 100 सबसे पहले सेंटीमीटर में है तो हम इसको मीटर में बदलेंगे, तो 180 में 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। अब 1.8 में हम जो है स्क्वायर करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा आपका 3.24 आ जाएगा। तो 3.24 आ जाएगा। अब इससे आप भाग दे दीजिए तो ये 18.52 समथिंग ये आ जाता है, समझ गए। तो ये सब मैं बता चुका हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ए ओ, तो उन लोगों को तो वीडियो देखते नहीं है, देखना नहीं है, आके क्लेम करना है। व्हाट इज़ द अनोदर नेम फॉर जो है बल्बिरेथ्रल ग्रैंड, ठीक है ना, बल्बिरेथ्रल ग्रैंड। अब क्या ये मैंने नहीं पढ़ाया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके वीडियो आप लोग देखिएगा, पता चल जाएगा। यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है, ये जो आपके बल्बिरेथ्रल ग्लैंड जो है, ठीक है। ये बल्बिरेथ्रल जो ग्लैंड है, यह कूपर्स ग्लैंड इसको हम दूसरे नाम में जानते हैं। ये दोनों साइड, यूरेथ्रा के दोनों साइड में होता है, मटर के दाने के समान। इसका काम है कि यह जो है चिकनाहट पैदा करता है मूत्र मार्ग में, ये सीक्रेट करता है द्रव को, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। एक होता है कूपर सेल जो आपके से लीवर में पाया जाता है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे आता है वायरसेज आज कैरेक्टराइज बाई। वायरस जो होता है किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया गया है, किसके? तो आप सबको पता है वायरस जो होता है वह इंट्रासेलुलर यानी कोशिका के अंदर जीवित होता है, समझ गए, कोशिका के अंदर जीवित होता है। यह आरएनए और डीएनए जेनेटिक्स जो है जीन से मिलकर बना होता है। लेकिन जैसे यह सेल के बाहर आता है, वायरस का गुण है कि जैसे ही यह सेल के बाहर आएगा तो यह निर्जीव की अवस्था में हो जाता है, एकदम निर्जीव, ठीक है। लेकिन जैसे ही यह बॉडी में प्रवेश करता है तो जो होस्ट होता है ना, जो मेजबान होता है, उससे ही अपना जो है सारा जीवन जीने के लिए प्राप्त करने लगता है और एक्टिव हो जाता है। लेकिन जैसे बॉडी से बाहर, जैसे यह सेल से बाहर रहेगा, यह निर्जीव रूप में रहता है वायरस। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंट्रासेलुलर पैरासाइट एंड जेनेटिक मटेरियल का ये बना होता है, समझ गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबको पता है कि स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट के अनुसार जो नर्स पेशेंट का जो जनरल वार्ड में होना चाहिए वह 1:6 होना चाहिए। अभी एग्ज़ाम होने से कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था, जहाँ पे पेशेंट का कौन किस में कितना रिलेशन होना चाहिए, सब में मैं कई बार बता चुका हूँ। आईसीयू में कितना होना चाहिए, एचडीयू में कितना होना चाहिए, समझ गए, समझ गए ना। तो इन सब चीज़ों में जो है आपको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट इज द मिनिमम स्कोर ऑफ द ग्लासको कॉमा स्केल। देखिए ग्लासको कॉमा स्केल में अगर सीधा डिजिट में पूछता तो हम जो है वहाँ पे 3 जो है लगा देते हैं, समझ गए, 3 अगर सीधा पूछता तो। लेकिन यहाँ पे डिजिट में नहीं पूछा, यहाँ पे जो उसका कोड है जैसे आई ओपनिंग, ठीक है, वर्बल और यहाँ पे जो है मोटर, ये 3 जो है आपका इंस्पेक्शन किया जाता है ग्लासको कॉमा में। आँख खुलना, वर्बल यानी मौखिक जो क्षमता है बोलने का, और मोटर रिस्पॉन्स, ये 3 चीज़ों पर है। और ये तीनों E1 V1 M1 ये आपका राइट होगा, समझ गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कम्युनिकेशन निम्नलिखित में से कौन सा घटक संचार में प्रामाणिक और पारदर्शिता होने पर बल देता है, विश्वास को बढ़ाता है और संबंध को मजबूत करता है। तो देखिए एकदम रियलिटी, वास्तविकता,
समझ गए। वास्तविकता एक ऐसा है कि अगर वास्तविक रियलिटी चीज़ें होता है तो वहाँ पे आपको सब चीज़ प्रामाणिक, पारदर्शी, विश्वास, संबंध सब मजबूत होता है रियलिटी चीज़ में। रियलिटी तभी होता है जब आपके विश्वास जन्मता है, तो सब चीज़ आ जाएगा। जब पारदर्शिता है तो वहाँ वास्तविकता है। तो ये अपन 3 राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्राइमरी कंपोज्ड बाय, यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होता है प्राथमिक रूप से वह किससे बना होता है? तो सब लोग जानते हैं लिपिड और प्रोटीन का। समझ गए, लिपिड और प्रोटीन का। तो फॉस्फोलिपिड और यहाँ पे प्रोटीन। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे है विच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व फाइंडिंग ए मिडिल ग्राउंड वेयर बोथ पार्टीज मेक कंसेशन टू रिसॉल्व, यानी दोनों तरफ दोनों पार्टी। अब देखिए अंतर्द्वंद कब उत्पन्न होता है? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट समझ गए ना, कब उत्पन्न होता है? जब दोनों के बीच में काफ़ी संघर्ष उत्पन्न होता है दोनों तरफ से। तो आप दो पार्टी है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट को कम करना चाहते हैं, मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो दोनों पार्टी आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं किसी भी मैटर को, तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आप दोनों आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, जैसे दो व्यक्ति के बीच में विवाद है, विवाद से कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ, दोनों में संघर्ष उत्पन्न हुआ, ठीक है, और दोनों जो है जब तक अपने आप को दोनों कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा तब तक कन्फ्लिक्ट समाप्त नहीं होगा, मैनेज नहीं हो सकता है। तो कंप्रोमाइज़ एक वेस्ट है आपका रिसोल्व के लिए कन्फ्लिक्ट को। तो ये हो जाएगा, ये आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, देख लीजिए, व्हाट हार्मोन इज रिलीज बाय सेल द ड्यूडेनम, यानी ड्यूडेनम सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो रिस्पॉन्स होता है एसिडिक काइम इंटरिंग फ्रॉम द स्टोमिक एंड स्टिमुलेट द पैंक्रियाज टू रिलीज बाइकार्बोनेट। तो देखिए मैं क्या प्रॉपर पढ़ा चुका हूँ, जितने भी हार्मोन है कहाँ से कौन सीक्रेट होता है, कौन किसको स्टिमुलेट करता है, किसका क्या फंक्शन है, प्रॉपर मैं वीडियो कर चुका हूँ थ्योरी वाला में, समझ गए ना। तो आप सबको मैं बताया हूँ सेक्रेटिन जो होता है, एस जो सेल होता है ड्यूडेनम का, एस सेल से सेक्रेटिन और जी सेल से गैस्ट्रिन, जी सेल से गैस्ट्रिन और एस सेल से सेक्रेटिन। नेनिन के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो सेक्रेटिन जो है ये स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज को भी बाइकार्बोनेट रिलीज करने के लिए, समझ गए ना। और साथ में सेक्रेटिन जो है यह रिलीज होता है, समझ गए, जो भोजन जो टेम्पोररी रूप से अपच भोजन है जिसको हम लोग काइम बोलते हैं, जो अमाशय से छोटी आंत में आता है, तो इसमें आपको एसिडिक जो होता है यह सेक्रेटिन जो है रिलीज करता है, समझ गए इन बातों को। और साथ में सेक्रेटिन जो है स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज को भी बाइकार्बोनेट रिलीज करने के लिए, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द जनरल मेजर ऑफ डिजीज सिवियरिटी बेस्ड ऑन करेंट फिजियोलॉजी मेजरमेंट एज एंड प्रीवियस हेल्थ कंडीशन। देखिए ये जो अपाची जो सेकेंड है, समझ रहे हैं ना, अपाची जो सेकेंड स्कोर है ये सीवियरिटी गंभीरता को तय करता है कि कौन कितना ज़्यादा जो है गंभीर स्थिति में है, समझ गए। यह आपको गंभीरता को कितना परसेंट कौन गंभीर है, जूझ रहा है मरीज, उसको तय करता है अपाची स्कोर 2, ठीक है। चलिए उसका स्वास्थ्य के जो हेल्थ है उसके गंभीरता को तय करता है। आगे है यहाँ पे ए चाइल्ड विथ जो है प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी टाइपिकली डेमोन्स्ट्रेट। तो देखिए जब एक बच्चा इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी होता है तो वह आईक्यू लेवल भी उसका काम नहीं करता है, समझ गए, और दूसरे पर पूर्णतः डिपेंडेंट भी हो जाता है। तो ये आपका मिनिमम कम्युनिकेशन एंड टोटली डिपेंडेंसी दूसरे पर होता है। तो एक बच्चा जब इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी होता है तो उसमें जो है आपको दोनों तरह से जो है लॉस हो जाता है, बात समझ रहे हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे है यहाँ पे देखिए, एट व्हाट एज डू मोस्ट चिल्ड्रेन मैनेज ऑल एसेप्ट ऑफ टॉयलिंग इंक्लूडिंग ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, वीपिंग, फ्लशिंग, हैंड वाशिंग। यानी एक बच्चा है जो सब कुछ मैनेज करता है, टॉयलेट इंक्लूड, ड्रेसिंग, अंडर ड्रेसिंग, वीपिंग, फ्लशिंग, हैंड वाशिंग, सब कुछ मैनेज करता है। कितने वर्ष के एज पर? तो लगभग 5 वर्ष के बच्चा। बहुत लोग 3 मारे होंगे, टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पे होता है, लेकिन सब कुछ पूछ रहा है तो सब कुछ के लिए 5 वर्ष, ठीक है। आगे यहाँ पे है क्या, ये मैंने भी पढ़ा दिया है, वो जो एज वाला है मैटर वो मैंने पढ़ा रखा है, टॉयलेट ट्रेनिंग कब तक, ठीक है, आगे प्री स्कूल कब तक, ये सब कुछ पढ़ा दिए हैं। ड्रग सच एज पैंक्रियलाइपेज एंड पैंक्रिएटिंग आर कैटेगराइज एज,
यानी देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान था, ये क्वेश्चन कितना आसान था। देखिए, ड्रग सच एज पैंक्रीलाइपेज एंड पैंक्रिएटिन आर कैटेगराइज बाय। देखिए अब कैसे ये आसान है। एंटी ट्यूबरकल ड्रग, कभी भी एंटी ट्यूबरकल ड्रग ये होगा नहीं होगा। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होगा नहीं होगा। रेस्पायरेटरी एंजाइम होगा नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं नाम से ही स्पष्ट था कि पैंक्रीलाइपेज एंड पैंक्रिएटिन, यानी यह पैंक्रियाज से रिलेटेड नाम है। और पैंक्रियाज का जो भी आपका एंजाइम है वो सब के सब जो है आपको जो पाचन तंत्र है उसमें भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम, तो यही एक अपना इससे रिलेटेड था। समझ रहे हैं। आगे है देखिए, मैं कितना बता चुका हूँ कि थ्योरिकल क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। देखिए, वह कौन सा मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र है, मतलब कौन सा जो है मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति पहले के विकासात्मक चरण में पीछे हटकर तनावपूर्ण या चिंता पैदा करने वाले रिश्तों या स्थितियों का सामना करता है। तो आंसर है रिग्रेशन। रिग्रेशन कैसे होगा, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण में होता यह है कि जैसे पूर्व के कोई चीज़ है जहाँ पे हमारे जीवन में उपयोगी रहा है, तो जब हमारे सामने कोई समस्या आ गया, कष्ट आ गया, तो पहले के चीज़ों की तरफ हम मुड़ते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं जहाँ से हम सहायता लेते हैं। जैसे बचपन में बहुत ऐसे चीज़ होता है जिसको उपयोग करना, ठीक है ना, टेंशन तनाव को दूर करने के लिए बहुत सारे चीज़ हो सकता है जो पूर्व के चीज़ों को हम क्या करते हैं, ये करते हैं। और प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेपण। प्रोजेक्शन में होता यह है कि जैसे गलती मैं किया और मैं अपने गलती को किसी दूसरे पर थोप देना है, समझ गए, उस पर ले जाके थोप देना अपने गलतियों को, ज़बरदस्ती उस पर जो है क्लेम करना, तो ये प्रोजेक्शन होता है। समझ गए। रिप्रेशन मतलब होता है दमन, यानी जानबूझ के जो है किसी चीज़ को अपने अंदर जो है घुट घुट कर उसे सप्रेस कर देना, दमित कर देना। समझ गए। आगे है यहाँ पे, किस पद में सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने, कर्मचारी संतुष्ट में सुधार करने और कर्मचारी को कंपनी के साथ लंबी अवधि तक बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु रणनीतियों को लागू करना शामिल है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि सबको पता है, कह रहा है कंपनी के साथ लंबे अवधि तक बने रहने के लिए। तो कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान के साथ लंबे अवधि तक कैसे बना रहता है, तो यह इसीलिए बना रहता है ताकि एम्प्लॉय का रिटेंशन होता है, बार बार हर एक साल 2-2 साल पर उसका रिटेंशन बढ़ते जाता है, तो उसका जो है समय अवधि भी बढ़ते जाता है। तो जब आप एक एम्प्लॉय के साथ उसको रिटेंशन बार बार रिटेन करते जाते हैं तो उसके अंदर विश्वास बढ़ता है, संस्थान के साथ और अच्छे से काम करता है, प्रोत्साहन उसको मिलता है कि हाँ हमारे एक संस्थान कंपनी हमको हर एक साल रिटेन कर रहा है, तो उसके अंदर विश्वास जगता है। तो ये रिटेंशन। बाकी देखिए, रिक्वायरमेंट तो फर्स्ट टाइम जो है रिक्वायर किया जाता है। टर्नओवर होता है एम्प्लॉय का, पूरे टर्नओवर, आवर्तन समय, और एम्प्लॉय प्लेसमेंट मतलब नियुक्ति स्थल। तो ये सब जो है अलग की चीज़ है। रिटेंशन एक होता है जो फिर से पैसे जो स्टाफ है उसको रिटेन करना, यानी उसको हटाकर नहीं, उसे फिर से अब बहाल कर लेना। समझ रहे हैं। आगे है, स्वास्थ्य प्रणालियों के नियोजन में कौन सा अभिगम सीमित स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों का इष्टतम आवंटन सुनिश्चित करता है। स्वास्थ्य प्रणाली, हेल्थ सिस्टम प्लानिंग में कौन सा जो है सीमित स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों का इष्टतम आवंटन सुनिश्चित करता है। देखिए, सबसे पहली बात है जो उन लोग को एक पता होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमारी कैसे होता है, बीमारी से कैसे छुटकारा पाना है, लोगों के बीच में स्वास्थ्य का कैसे वितरण करना है। यानी कुल मिला के जिन लोगों को एपिडेमियोलॉजी ट्राइड पता होगा, जनपादिक जो विज्ञान है उसके बारे में पता होगा, वो आराम से टिक लगा दिए होंगे। ठीक है, मैं प्रॉपर ये वीडियो किया हूँ एपिडेमियोलॉजी ट्राइड के बारे में, जाकर देखेंगे थ्योरी वाला में, जहाँ पे पता चलेगा। इसमें सीधा सीधा है, स्वास्थ्य प्रणाली में अगर आप जो है सुनिश्चित करना चाहते हैं किसी भी देखभाल संसाधनों का कितना उपयोग हुआ, क्या हुआ, स्वास्थ्य का क्या स्तर है, वो सारे के सारे जो है एपिडेमियोलॉजी ट्राइड के अंदर आता है। ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोविंग हार्मोन सिक्रेटिन बाय जी सेल इन द स्टोमक एंड ड्यूडेनम। मैंने अभी बताया, एस फॉर सिक्रेटिन और जी फॉर गैस्ट्रिन। तो जी जो है गैस्ट्रिन जो है यह आपके जी सेल से स्रावित होता है। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे मैं पढ़ाता हूँ इन ओसीडी। देखिए ओसीडी में दो वर्ड होता है, समझ गए ना। ओसीडी में दो वर्ड होता है, ओ और सी। डी फॉर तो डिसऑर्डर हो जाता है जो कि विकार होता है, छोड़िए इसको। ओ मतलब होता है ऑब्सेसिव, सी मतलब होता है कंपल्सिव। कंपल्सिव, कंपल्सिव का मतलब होता है मजबूर करना, बाध्य होना चीज़ों को करने में।
और ऑब्सेसिव मतलब होता है बार बार करना, ठीक है ना, बार बार करना। किसी चीज़ को बार बार करने की बाध्यता ही जो है ये आपके ओसीडी कहलाता है। तो जब हम किसी चीज़ में बार बार जो है करने का प्रयास करते हैं तो वह आपको एंजाइटी और वह आपके डिस्ट्रेस, अर्ग, इमेज, थॉट, ये सब अनवांटेड, परसिस्टेंट, ये सब आपके ओबेसन में आता है। ओबेसन में, ओबेसन मतलब होता है दोहराव, बार बार करने की क्रिया। तो ये बार बार करने से व्यक्ति के अंदर जो है ये लक्षण आपको जो है एक कारण बन जाता है, समझ गए, ओसीडी। आगे मैं बढ़ता हूँ, नेक्स्ट है यहाँ पे, विच कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व इग्नोरिंग विड्रॉइंग फ्रॉम ए कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। आप ऐसा सिचुएशन, आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी चीज़ को इग्नोर या विड्रॉल करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से दूर होना चाहते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, एवॉइडिंग। किसी भी चीज़ को आपको जिससे समस्या हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, बार बार वो आपको परेशानी दे रहा है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। थोड़ा देर के लिए अवॉइड करने से कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स मिलता है। तो अवॉइडिंग इज़ द राइट आंसर। देखिए कॉन्फ्लिक्ट से 2 क्वेश्चन आ गया अलग अलग शिफ्ट में। आगे है यहाँ पे, समान रक्तचाप कितना होता है, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं प्रवेश करता हूँ, आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षणों में सूक्ष्म जीवों की पहचान के लिए समानतः किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीन जो है आपके 3 बिल्कुल ही ऑप्शन अलग था। केवल दृश्य परीक्षण, केवल पीएच परीक्षण, केवल तापमान परीक्षण, ये तीनों आंख बंद करके मारने वाला आंसर था। क्योंकि हम आधारभूत में कोई भी सूक्ष्म जीव का जांच करते हैं लैब में, तो हम सिर्फ उसमें दृश्य परीक्षण से या पीएच से या तापमान से नहीं करते हैं, उसमें ग्राम अभिरंजन और संवर्धन विधि होता है, समझ गए। यही आपका जो है राइट आंसर होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको डायरेक्टली आप आंसर को छांट के टिक लगा दीजिएगा। मस्तिष्क, कपाल, सिरोवल्लक के एक बड़े भाग की अनुपस्थिति को डैश कहा जाता है। देखिए ये जो एन्सेफेलो होता है, इस एन्सेफेलो में जो नॉर्मल ब्रेन का साइज है उसमें चपटा होता है, चपटा, समझ गए ना, लगेगा कि काटा हुआ है, लगेगा पूर्ण विकसित नहीं हुआ होता है, समझ गए। तो मस्तिष्क का जो कपाल है, सिरोवल्लक है, इसका एक बड़े भाग अनुपस्थित होता है, लगेगा कटा हुआ है, यानी पूर्ण विकास नहीं होता है ब्रेन का, खोपड़ी का, तो उसे एन्सेफेलो कहते हैं, समझ गए ना। तो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, क्या नहीं पढ़ाया हूँ, पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पे, which scale is primarily used to proactively identify patients who are at risk of developing pressure ulcer। आप लोग जाकर देखिएगा, पूरा 60 वीडियो करा है ना, किसी न किसी वीडियो में ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि जो बार्डन स्केल होता है, ए बार्डन स्केल के जरिए हम बिस्तरी घाव के रिस्क को पता करते हैं कि कितना ज़्यादा रिस्क डिवेलप होने का रिस्क जो है डिवेलप होने का चांसेज है प्रेशर अल्सर का। उससे बार्डन स्केल से हम पता करते हैं बिस्तरी घाव के रिस्क को जांचने के लिए। क्लास्को कॉमा स्केल है, अपाची स्केल बता ही दिए आपको, समझ रहे हैं, सब बता ही दिए ना। तो ये चीज़ें जो है देखिए, और ये टीमी स्केल जो होता है, थ्रोम्बोलाइसिस इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। टीमी स्केल अगर पूछा जाता तो हम जानते हैं टीमी स्केल का उपयोग जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो थ्रोम्बोलाइसिस होता है उसको पता करने के लिए करते हैं कि कितना ज़्यादा ब्लॉकेज जो है आपके आर्टरी में है, समझ गए। तो इन टीमी स्केल का उपयोग करते हैं। आगे है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस औषधि में एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीज एंजाइम जो है आपके होते हैं जो क्रमशः कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। देखिए आप इससे पहले भी देखे हैं जहाँ पे प्रैक्टिन वाला था, प्रैक्टिलिन वाला, समझ गए ना, वहाँ भी जो है कम्बिनेशन पूछा गया था तीनों का, यहाँ भी कम्बिनेशन है। और देखिए यहाँ पे तीनों फिर ऑप्शन बिल्कुल अलग है, और यहाँ पे पैंक्रिए लाइपेज है। तो राइट आंसर है, सेम क्वेश्चन पूछा गया था दोनों में, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट इन हेल्थ केयर सेटिंग। कहता है कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली प्रथम दृष्टिया वर्क प्लेस जहाँ पे हेल्थ केयर सेटिंग यानी जहाँ पे जगह है काम करने का, तो वह प्रथम स्टेप कौन सा होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का वर्क प्लेस पर। तो भाई
इंश्योरिंग, देख लीजिए, इंश्योरिंग ओपन एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व। जो भी हेल्थ केयर सेटिंग में काम करने में इन्वॉल्व है, सबके साथ आप अच्छे से रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन सभी पार्टी के सभी लोगों के साथ करें तो यह काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि ये कम्युनिकेशन जो है आपके अच्छे होने चाहिए, रिस्पेक्टफुल ईच अदर के साथ होनी चाहिए। समझ गए? ये भी देख लीजिए, ये भी तीनों बिल्कुल ही अलग ऑप्शन था, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन ये सब है जी। देखिए, कभी भी थ्योरिकल क्वेश्चन पूछेगा तो आपके दिमाग को टटोलता है कि आप कितना समझ रहे हैं क्वेश्चन को। ज़्यादा वो हार्ड नहीं, हार्ड कौन सा होता है, आपसे वैल्यू पूछ देगा, हार्ड उसके लिए याद करना पड़ेगा प्रॉपर। लेकिन एक कॉन्सेप्ट थ्योरी वाला है, जिसको थ्योरी क्लियर वो आराम से मार देता है, इससे क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, What does the term LRSA organism refer to clinical context? क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट यानी नैदानिक चीज़ों के पता करने के लिए LRSA किसको रेफर किया जाता है? देखिए, LRSA जो होता है यह लिनेजोलिड रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो स्टेफाइलोकोकस है इसको निदान के लिए जो लिंजोलेंट का रेजिस्टेंस है इसको पता करते हैं। जैसे यूरिन टेस्ट होता है ना, तो आप लोग देखते होइएगा यूरिन टेस्ट में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे एंटीबायोटिक का जो है परीक्षण किया जाता है कि किसके प्रति व्यक्ति का जो है मतलब इफेक्टनेस ज़्यादा है, प्रभावित ज़्यादा कर रहा है। समझ गए? तो ये LRSA हो गया। SRS भी होता है, SRSA भी होता है जो आगे पूछा भी गया है, देखिएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसिस दैट ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड जो है कन्फ्लिक्ट। यानी एक समझिए आपके बॉस हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो भी ऑर्डर आया, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी कन्फ्लिक्ट ना रहे, इससे दूर करने के लिए जो आपके बॉस है वो क्या करेंगे? तो उनको यही होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड यानी एकता पर कमांड बना के रखे, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी जो है कन्फ्लिक्ट किसी के बीच में ना रहे। समझ गए? तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव से क्वेश्चन है। ओके, चलिए। हाँ, ये ज़रूर है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एक एडमिनिस्ट्रेटिव वाला मैं बहुत कम ही क्वेश्चन कराया हूँ, तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया हूँ, ये बात तो हकीकत है, या इससे रिलेटेड मैं टॉपिक नहीं कराया हूँ। समझ गए? या यहाँ तक मैं ये भी बता दूँ, मैं ये भी वाला क्वेश्चन नहीं कराया हूँ। तो जो चीज़ें हकीकत है वो मैं बताऊँगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने नहीं कराया है। लेकिन मैंने वही बताया ना कि हर एक शिफ्ट में कम से कम 20 क्वेश्चन जो था उसमें 14 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो मेरे साथ डीपली में पढ़े हैं थ्योरी और MCQ, वो 14 से 15 आराम से बना सकते थे। समझ गए ना? ये चीज़ें हैं, मैं प्रूफ के तौर पे भी बता सकता हूँ आप लोगों को। ए बेबी लेन टाइपिकली ट्रिपल बाय द एज, यानी कितने एज में बेबी अपने जन्म के एज के जो है 3 गुना हो जाता है। मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ दिन पहले ही 1 गुना, 3 गुना, समझ गए, 4 गुना, 2 गुना, सारा के सारा मैं पढ़ाया हूँ, बहुत बार मैं पढ़ाया हूँ। लगभग 13 वर्ष की उम्र में 3 गुना हो जाता है, बात समझिए। ठीक है, चलिए। द क्ले साइन इज बेरियम एनीमा सगेस्ट। क्ले साइन इन ए बेरियम एनीमा सगेस्ट, यानी बेरियम एनीमा में अगर क्ले साइन आता है तो वह क्या सलाह देता है? तो यह यही सलाह देता है कि इंटूसेप्शन है, यानी आंत का एक पार्ट दूसरे आंत में प्रवेश कर चुका है, इंटूसेप्शन। बात समझ रहे हैं? तो बेरियम एनीमा देने से क्ले साइन का पता चलता है कि इंटूसेप्शन है। समझ गए? चलिए, ये हो गया। आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द प्राइमरी इंडोजेनियस एंटी डायबिटिक हार्मोन। अब लोग कहेंगे नहीं पढ़ाए हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन को मैंने नहीं बताया है, वैसोप्रिन होता है, और ये वैसोप्रिन पेट्रिल ग्लैंड के पोस्टीरियर भाग से निकलता है, सीक्रेट होता है। मैंने नहीं पढ़ाया है, तो देखिए यहाँ पे एंटी डायबिटिक हार्मोन को ही तो वैसोप्रिन बोलते हैं, नहीं पता है? बिल्कुल। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, देख लीजिए। ये जो Which of the following is method used in inventory management to categorize item based on their use or consumption rate? समझ गए? ये आप देख लीजिए, ये आपके इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट होता है, जो सामान लाते हैं, कितना खर्च हुआ, कितना जो है बचा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कितना कंजप्शन हुआ है और कितना बचा हुआ है, इसको कैटेगराइज करने के लिए FSN एनालिसिस किया जाता है, FSN एनालिसिस।
समझ गए। एबीसी मैं बता दूं, एबीसी जो एनालिसिस होता है, यह जो भी आप सामान लाते हैं उसको जो है क्लासिफाई करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ए हो गया ए ड्रॉ, ए हो गया बी ड्रॉल और ए हो गया सी ड्रॉल। ए वाला में ए सामान है, बी में ए सामान है, सी में ए सामान है, तो क्लासिफाई करते हैं इन्वेंट्री को, वो एबीसी एनालिसिस होता है। और कंजप्शन का एनालिसिस हम लोग करते हैं एफएसएन एनालिसिस के द्वारा। समझ गए। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। व्हाट इज द बार्स मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है, हम बार्स मेथड में परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। सीधा यहाँ पे बार्स का फुल फॉर्म पूछा है, कुछ है नहीं। देखिए बार्स मेथड में परफॉर्मेंस अप्रेजल को जो है आपको चेक किया जाता है। बिहेवियर एंकरेड रेटिंग स्केल, बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो बिहेवियर एंकर रेटिंग होता है, बिहेवियर कैसा रहा है इसमें रेटिंग दिया जाता है और परफॉर्मेंस अप्रेजल इस पर तय किया जाता है। समझ गए। तो फुल फॉर्म पूछा है। आगे है ऊपर में जो आप LSRA जो देखे हैं ना, वो भी फुल फॉर्म ही था। LRA लिंजोनिन रेसिस्टेंस, ये भी फुल फॉर्म ही था, ठीक है। ऑल द फॉलोइंग आर कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर ड्रग एक्सेप्ट, यानी सब के सब कॉमन साइड इफेक्ट है बीटा ब्लॉगर्स का, एक को छोड़कर। टेकीकार्डिया, तो बीटा ब्लॉगर से टेकीकार्डिया नहीं होता है। टेकीकार्डिया मतलब हृदय का लय बढ़ जाना नहीं, ये तो कंट्रोल करता है। समझ रहे ना, ये तो बीटा ब्लॉगर तो कंट्रोल करता है टेकीकार्डिया को, तो ये आपके जो है ये कॉमन लक्षण साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी ये तीनों कॉमन साइड इफेक्ट है। हाइपोटेंशन हो सकता है, रक्तचाप कम सकता है, डिजीनेस थकान, समझ गए, चक्कर आना, ये सब हो सकता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेडिकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेड एंड एक्वर वाइल लाइंग फ्लैट एंड इन रिलीव बाई सीटिंग और स्टैंडिंग। मैंने बहुत बार ये करा चुका हूँ कि अर्थोपिनिया में होता यह है कि जब मरीज लेटा होता है, जब मरीज खड़ा होता है, जब बैठा होता है, तो जो है वह श्वास ले पाता है, अदरवाइज उसको दिक्कत होता है सांस लेने में। समझ गए। तो ये अर्थोपिनिया होता है। समझ गए, अर्थोपिनिया होता है। व्यक्ति को समस्या होता है बैठने में, खड़ा होने में, समझ गए। इन सब समस्या में अर्थोपिनिया हम लोग कहते हैं श्वास लेने में। तो मैं आपको इस सबको बता ही चुका हूँ। आगे है ऑल द फ्लोइंग आर फंक्शन ऑफ कोलिसाइटोकाइनिन एक्सेप्ट। क्या मैंने कोलिसाइटोसाइनिन के बारे में नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया है, जाकर देखिए, कई बार मैं बताया हूँ। कोलिसाइटोकाइनिन जो होता है इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, मैंने सारा काम बता दिया है एक को छोड़कर। तो इंक्रीज गैस्ट्रिक इम्पटी, इसका काम, कोलिसाइटोकाइनिन का काम ये नहीं है कि यह गैस्ट्रिक को, जो गैस्ट्रिक इम्पटी है इसको बढ़ाता है, ये काम नहीं है। समझ गए। बाकी ये तीनों काम इसका है। ओके चलिए, यानी तीनों काम क्या है कोलिसाइटोकाइनिन का, कि यह स्टिमुलेट करता है रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द पैंक्रियाज। यानी कोलिसाइटोकाइनिन का काम है कि यह जो पैंक्रियाज से जो एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसको स्टिमुलेट करता है रिलीज करने के लिए। इसका काम है कि स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। इसका काम है कि पित्ताशय से बाइल को उत्तेजित करता है, ठीक है। और इसका काम है प्रोमोट साइटेटी, ठीक है ना, प्रोमोट साइटेटी, ठीक है। चलिए आगे है व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये मैंने नहीं पढ़ाया, जाकर देखिए। एल्कोएडोसिस, ठीक है ना, एल्कोएसिडोसिस, सब कुछ मैं पढ़ा दिया हूँ। टॉपिक ही प्रॉपर पढ़ाया हूँ थ्योरी में। तो मैंने बताया था वहाँ पे कि जब मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होता है तो वहाँ पे ब्लड का पीएच भी हाई होता है और वहाँ पे बाइकार्बोनेट भी जो है हाई होता है। तो HCO3 का बाइकार्बोनेट कहते हैं। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द विस्कस वाइट कवरिंग ऑन न्यू बॉर्न दैट प्रोटेक्ट स्किन, प्रिवेंट वाटर लॉस, प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन थर्मो रेगुलेशन एंड कंट्रीब्यूट टू इनएट इम्यूनिटी। ये इतना क्वेश्चन बड़ा लिखा है, ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है यहीं पर समझ में आ जाता है
कि विस्कस वाइट कवरिंग ऑन न्यूबॉर्न, यानी एक श्वेत झिल्ली जो बच्चे के शरीर पर कवर किया होता है जन्म के समय, देखते होइएगा, तो वह होता है वर्निक्स कैसियोसा। क्या होता है? वर्निस कैसियोसा, सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे है, कहता है स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट मानदंडों के अनुसार एक नर्सिंग अधीक्षक को कितने हॉस्पिटल बेड आवंटित किए जाते हैं? कितने बेड आवंटित किए जाते हैं? तो कितने बेड आवंटित किए जाते हैं सबको पता होना चाहिए। 250 से 500 बेड के बीच में एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है। समझ गए? चलिए, यहाँ पे देखिए, नर मसूरों और मुख कपोल के आंतरिक अस्तर के बीच के क्षेत्र में दी जाने वाली दवा डैश के रूप में जाना जाता है। समझ गए? अब बहुत लोग इसमें भी कन्फ्यूजन हो गए, बहुत लोग इसमें गलती कर लिए, बहुत लोग सही कर लिए होंगे। जो सही किए होंगे वो दिमाग लगाए होंगे। क्या दिमाग लगाए होंगे? क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है मसूरों और मुख कपाल, मुख कपोल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इंट्राडर्मल जो कि होगा नहीं, त्वचा में होगा। ट्रांसडर्मल होगा नहीं। सबलिंगुअल, और लोग फंसा कहाँ पे? सबलिंगुअल में और इसमें। सबलिंगुअल में बहुत लोग समझ लिया कि जीभ के नीचे रख के दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीभ का कोई चर्चे नहीं है। मसूड़ा और मुंह कपोल, यानी मसूड़ा और जो चिक होता है उसके बीच में दवा जो रखा जाता है उसे ब्यूकल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वह कौन सा मीट्रिक है, वह कौन सा मीट्रिक है जो प्रतिदिन प्रत्येक रोगी को समर्पित नर्सिंग घंटों की औसत संख्या की गणना करता है? समझ गए? तो ये होगा NHPPD। इसको बोलते हैं नर्स आवर पर पेशेंट डे। समझ गए ना? नर्सिंग आवर पर पेशेंट डे, यानी एक नर्स एक मरीज पर घंटे कितने समय दी। समझ गए? तो ये होता है NHPPD। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रोलाइट, देखिए ECT मैंने टॉपिक अभी करा दिया है, जाके देखिएगा। वहाँ पे मैंने स्पष्ट बताया है कि T तरंग, ST खंड, PRAU तरंग की उपस्थिति से संबंधित हाइपोकैलमिया होता है। मैंने अभी जाके 1-2 दिन पहले ही ये टॉपिक ECT वाला कराया थ्योरी में। अब जो लोग नहीं देखेंगे तो क्या कर सकते हैं? देखिए, ऊपर मैंने बताया था ना LRSA, अब यहाँ पे पूछ दिया ना VRSA। वहाँ पे था लिंजोनिड और यहाँ पे होगा वेंसोमाइसिन। ठीक है, वेंसोमाइसिन VRSA, यह एक बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होता है। बात समझ रहे हैं? चीज़ों को समझ गए? चलिए अब आगे मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी औषधि विटामिन के विरोधी का उदाहरण है? तो विटामिन के रक्त को थक्का बनाता है, तो रक्त को थक्का तोड़ने वाला जो है विटामिन के का विरोधी हो जाएगा। तो हम इसमें देख लेंगे विटामिन के का थक्का तोड़ने वाला कौन है। तो थक्का तोड़ने वाला हिपरिन है, वारफरिन है। ठीक है ना, ये सब रक्त को थक्का तोड़ता है। तो देख लीजिए वारफरिन यहाँ पे है, बाकी अलग अलग है। आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह विशिष्ट विरोधी कौन सा है जो हेपेरिन प्रेरित प्रतिस्कंदन को निष्क्रिय करता है? हिपेरिन प्रेरित प्रतिस्कंदन को निष्क्रिय करता है। यह एक विरोधी है, रेजिस्टेंस है, जो क्या करता है? हिपेरिन प्रेरित को निष्क्रिय करता है। समझ गए? तो वो है आपका प्रोटामिन। और एक क्वेश्चन मैं ज़रूर बता रहा हूँ, प्रोटामिन के बारे में मैं नहीं बताया हूँ। ठीक है, तो ये बातें को समझ लीजिए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा माल सूची प्रबंध जो है विश्लेषण है, माल सूची वही जो इन्वेंट्री वाला है, मदों के उनके वार्षिक उपभोग मूल्य या उपयोग के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो 3 श्रेणी में विभाजित मैंने बता दिया, ABC क्लासिफिकेशन, यही विभाजित किया जाता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह बच्चों में शुरुआती शुरुआती श्वसन संकट का संकेत देता है? तो देखिए, डीप कॉमा हाइपोटेंशन ब्रेडिकनिया, तो श्वसन संकट का, श्वसन के बारे में पूछ रहा है, तो डीप कॉमा श्वसन से रिलेटेड नहीं है, हाइपोटेंशन भी श्वसन से रिलेटेड नहीं है, और ब्रेडिकार्डिया हृदय से रिलेटेड है। तो तीनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गया। समझ गए? तो ये अपन ये हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन दिमाग लगा के भी बनाने पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था मस्तिष्क विकास संबंधी विकार को संबोधित करता है, जिसमें समान पुटकों की कमी के कारण मस्तिष्क का पृष्ठ स्निग्ध दिखाई देता है?
ठीक है, स्निग्ध दिखाई देता है। स्निग्ध के मतलब होता है चिकना दिखाई देता है। इसमें होता यह है लिसेंसेफैली में होता यह है कि जो मस्तिष्क के अंदर जो बनावट होता है उस बनावट में उबड़ा खबरा होना चाहिए। मतलब जो ढांचा होता है, आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देखिएगा तो वह प्लेन नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है लिसेंसेफैली में कि इसमें स्मूथ होता है, चिकना दिखाई देता है, फ्लैट। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक बीटा ब्लॉगर है जो मुख्यतः केवल वन रिसेप्टर यानी बीटा वन रिसेप्टर को लक्षित नहीं करता है। तो देखिए बीटा वन को एक होता है सेलेक्टिव और एक होता है नॉन सेलेक्टिव, चयनात्मक और नॉन चयनात्मक, जिसी को लक्षित बोलते हैं। तो जो नॉन सेलेक्टिव है यानी जो लक्षित नहीं है वो इसमें ऑप्शन में प्रोप्रानोनॉल होगा। प्रोप्रानोनॉल जो है यह आपके नॉन सेलेक्टिव है यानी लक्षित नहीं है, जबकि एटिनोनॉल, मेट्रोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल ये तीनों जो है आपका लक्षित है यानी सेलेक्टिव है। समझ गए? चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी से क्या होता है, यानी लंबे समय से अगर मूवमेंट ना हो, समझ गए, चाहे बॉडी का, चाहे हाथ पैर का, चाहे कुछ भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट अगर लंबे समय से ना हो, इमोबिलिटी हो, प्रोलॉन्ग हो, तो उससे पेशी और अस्थि दोनों का क्षय होता है। समझ गए? यानी लंबे समय से अगर हाथ पैर का मूवमेंट ना है तो वो तो दिक्कत देगा ही। समझ गए? चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे ये है आपका मैथ का क्वेश्चन जो कि बनाना था, बहुत आसान था। आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ रजिस्टर इन ए हॉस्पिटल सेटिंग, यानी वह कौन सा रजिस्टर है हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड रखता है पेशेंट का, जो हु लीव द फैसिलिटी विदाउट ऑथराइजेशन, यानी बिना किसी ऑथराइज लीव के अगर कोई पेशेंट चला जाता है हॉस्पिटल छोड़ को, तो उसको किस टाइप के रजिस्टर में हम लोग मेंटेन करते हैं। तो उसे बिना कोई परमिशन के अगर कोई अस्पताल को छोड़कर चला जाता है तो उसे एब्सकॉन्ड मांगा जाता है, भगौरा माना जाता है, तो उसको एब्सकॉन्ड रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। समझ गए? ये आप लोग को पता होगा कि टाइप्स ऑफ जो एडमिशन है उसमें टाइप्स ऑफ एडमिशन में आप लोग पढ़े होंगे कि किस किस टाइप का होता है। उसमें एक एब्सकॉन्डिंग भी एडमिशन जो है आपका, सॉरी डिस्चार्ज, ये टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज में आएगा। ठीक है ना? तो टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज में लामा, समझ गए ना, लीव अगेंस्ट विदाउट मेडिकल जो एडवाइस होता है लामा, ठीक है ना, तो उस पर लोग भाग जाता है। तो इस प्रकार के एब्सकॉन्ड रजिस्टर में होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ थ्योरी पढ़िए, मजबूत होगा। समझ गए? देखिए थ्योरी से क्वेश्चन पूछा ना, यहाँ पे थ्योरी से ही क्वेश्चन रहता है। आगे देखिए, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स एक्सेप्ट, यानी सब के सब प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स है एक को छोड़कर, यानी मेटेनसेफेलॉन ये आपके क्या है, नहीं है, बाकी ये तीनों जो है आपके प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स है। ठीक है? आगे मैं बढ़ता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैंने नहीं कराया है, वो हकीकत में बता रहा हूँ, और हर एक शिफ्ट में 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो जिसको मैंने बिल्कुल टच भी नहीं किया था कभी। तो ये बात तो ज़रूर है कि 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर है जिसको कहीं ना कहीं मैंने टच किया है, मैंने पढ़ाया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो जो उसको देखे होंगे वो समझे होंगे। समझ गए ना? तो ये तो गारंटी है। तो अब फिर भी आप नहीं किए हैं तो उसमें तो खैर आपकी इच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि जो है एडमिनिस्ट्रेशन का पेरेंटल मार्ग नहीं है? तो पेरेंटल मार्ग जितने भी हम लोग इंजेक्शन वगैरह देते हैं वो सब पेरेंटल मार्ग में ही आता है, तो मौखिक ओरल वाला अपना नहीं होगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन के स्रावन को उद्दीपित करता है, यानी HCl और पेप्सिन को सिक्रेट को उद्दीपन करता है, कौन सा? तो अभी मैंने पढ़ाया गैस्ट्रीन जो है आपको दोनों को स्टिमुलेट करता है, और पहले भी मैं ये सब चीज़ करा चुका हूँ। देखिए तो यहाँ ये हो गया आपका, मैंने कुल मिला के 60 क्वेश्चन कराया। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं, समझते हैं, तो वाकई में बहुत बेनिफिट आपको होगा। अगर आप नहीं देखते हैं, हाँ ये बात ज़रूर है, आप ये कहेंगे कि डायरेक्टली जो क्वेश्चन आया और डायरेक्टली एग्ज़ाम में आ जाएगा ये मुश्किल है, लेकिन जो मैं समझाता हूँ, जो मैं उसके ऑप्शन को बताता हूँ, जो मैं थ्योरी में बताता हूँ, कहीं ना कहीं जुड़ता मिलता आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और आप वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है? तो चीज़ को समझना, थ्योरी को पढ़ना एक अलग चीज़ है, और MCQ को देखना, रटना अलग चीज़ है। ठीक है?